हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजिन क्लासेस 786 पे। आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2, अम्ल, भस्म तथा लवण। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। ठीक है, इसमें दोस्तों हम सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं ना, भरने वाला, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय सारा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और काफ़ी बहुत सारा क्वेश्चन है, सबको देखेंगे एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। देखिए, अम्ल पहचानने का सिंपल सा तरीका आप लोग को बताए थे, और जो लोग मेरे वीडियो देखे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि आगे H रहना चाहिए। ठीक है, जैसे बताते थे HCl है ना, H2SO4, HNO3, ठीक है, HPO3, ये इस तरीके से। ये देखिए, जिसके आगे H रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अम्ल पहचानने का सिंपल सा तरीका, जिसके आगे H हो तो क्या होगा, अम्ल होगा। और एक और बताते हैं कि कोई भी अगर अधातु है, जैसे हम मान लीजिए कार्बन लेते हैं, ठीक है, कार्बन, और कार्बन का हो या कोई भी अधातु हो, अगर उसका ऑक्साइड लेते हैं ना, CO2 अगर लेते हैं, जैसे ये अधातु है और ये ऑक्सीजन है, यानी कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, वो भी अम्लीय होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमें क्या बोला है, अम्ल ढूंढना है। आगे H यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है। कौन भस्म, सिंपल सा बताते हैं, पीछे क्या होना चाहिए भस्म पहचानने के लिए, पीछे होना चाहिए OH। क्या होना चाहिए, OH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, देखिए पीछे क्या आ रहा है जी, OH आ रहा है। तो जिसके पीछे OH रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिंपली हम भस्म बोलेंगे। और एक और याद रखिएगा, कोई भी धातु हो, जैसे मान लीजिए हम कोई भी धातु लेंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग को बता देते हैं, कोई भी धातु, जैसे हम मान लीजिए हम लेंगे, आपको कोई भी धातु हो, अगर कोई भी धातु रहेगा और धातु प्लस ऑक्सीजन इससे भी क्रिया करेगा, तो ये जो धातु का जो ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पर जो धातु का ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा भस्मीय, यानी क्षारीय। क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं ZNO, ये क्या है, ZN क्या है जी, जस्ता। जस्ता है ना, ये क्या है, धातु है, और ये धातु का ऑक्साइड है। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। तो यहाँ बोल रहा है कौन भस्म नहीं है, मतलब भस्म नहीं है मतलब अम्ल होना चाहिए। देखो OH पीछे है तो ये भस्म है, OH पीछे है तो भी भस्म है। ये देखो, ये धातु है, जस्ता क्या है, धातु है, और ये उसका साथ ऑक्सीजन का धातु का ऑक्साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा भस्म हो जाएगा, नहीं क्षार हो जाएगा। और ये NaCl, ये ना तो अम्ल है और ना ही भस्म है, तो ये क्या है, तो यही हमारा क्या है, भस्म नहीं है ना, ये क्या है, ये लवण है, उदासीन है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है, भस्म है। चलिए 3 नंबर, निम्नांकित में कौन लवण है। तो लवण याद रखना है, ये देखो आगे H है, अम्ल है, पीछे OH है, भस्म है, पीछे OH है, भस्म है। NaCl नमक, साधारण नमक होता है, और ये कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो अम्ल के गुण के लिए सिंपल सा एक तरीका बताते हैं आपको, ट्रिक बताते हैं, अनीला, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी कि जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा गुण नहीं है, पहला है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ये तो गलत बोल रहा है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि ये जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ना कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। बाकी ये 3 ऑप्शन सही होंगे, जिनका स्वाद खट्टा होता है तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सही बात है। जो धातु से क्रिया करते हैं, तो हाँ अम्ल धातु से भी क्रिया करते हैं, लेकिन भस्म धातु से भी क्रिया नहीं करता, याद रखना है। जो क्षार से भी क्रिया करता हो, तो जो क्षार से भी क्रिया करता हो, तो अम्ल जो है क्षार से भी क्रिया करता है, बिल्कुल करता है, और लवण और जल बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 हो गया, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये H हमारा ऐसे ही रह जाएगा H2, और ये C को C रह जाएगा, O यहाँ से 2, यहाँ 1, 2 1 3, H2CO3, ये बनाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है, इसी को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। पहले तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है CH3COOH, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरका में, याद रखिएगा। और कहता है ये दुर्बल अम्ल है, क्योंकि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, जो पानी में आंशिक रूप से घुलेगा और बहुत कम आयनित होगा। तो यहाँ ऑप्शन में यह आंशिक रूप से आयनित होता है, तो बिल्कुल सही जवाब ये जो है कौन, एसिटिक अम्ल आंशिक रूप से आयनित होता है और बहुत ही कम मात्रा में जो है ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। चूँकि देखो ये भी अम्ल है, इसमें एक ही है जो आप बाद में है जो पीछे एच लगा हुआ रहता है। ऐसे आपको बताया था कि आगे एच रहेगा तभी अम्ल होगा, लेकिन इसको याद रखना ये पीछे एच है, इसका मतलब मत समझिएगा कि ये अम्ल नहीं है, ये भी अम्ल ही है लेकिन दुर्बल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है। प्रबल भस्म 3 है, देखो एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक होता है KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों में से कोई भी रहेगा यहाँ ऑप्शन में वो भस्म हो जाएगा। तो ढूंढिए, यहाँ पर ऑप्शन में मिला हमको NaOH, ये हमारा क्या हो जाएगा, भस्म। बाकी सब कैसा है, बाकी सब दुर्बल भस्म है, दुर्बल भस्म है। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म है। 9 नंबर, निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं होता। देखो रवा जल का मतलब जल का अणु किस में नहीं होता है, तो ये है नीला थोथा, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, और इसमें जो जल का अणु होता है वो होता है 5H2O, ठीक है। जिप्सम, ये होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसमें होता है जल के अणु 2H2O। ये है धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट इंटू उसमें जल का अणु होता है 10H2O। तो देखो यहाँ भी जल है, यहाँ भी जल के अणु है, यहाँ भी जल के अणु है, तो इसी को बोलते हैं रवा जल। लेकिन बेकिंग सोडा का होता है Na2HCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, इसमें कोई भी जल का अणु नहीं होता है, इसमें रवा जल नहीं रहता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर बेकिंग सोडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अभी इधर बता रहे थे कि जितना भी अधातु होगा और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। कैल्शियम धातु है तो ये क्षारीय हो जाएगा, यानी भस्मीय हो जाएगा। मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम, सॉरी क्या पूछ रहा है, कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अच्छा अम्लीय ऑक्साइड है तो धातु का ऑक्साइड होता है भस्मीय और अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। तो हमको अधातु ढूंढना, तो कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, सल्फर अधातु है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। भास्मिक ऑक्साइड बनाने के लिए हमको धातु के साथ ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। तो कार्बन अधातु, सोडियम ये धातु है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ देखिए P2O5 ये फास्फोरस अधातु, और ये भी हमारा अधातु, सल्फर भी अधातु। तो ये सब हो गया हमारा अम्लीय, लेकिन ये क्या हो गया, भस्मीय हो गया। तो आंसर हो जाएगा ख। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, और सोडियम सल्फेट जो होता है वो लवणीय होता है यानी उदासीन, और लवणीय जो होता है वो ना तो अम्ल होता है और ना ही भस्म होता है। तो कैसा होता है, तो यह लवणीय होता है यानी उदासीन होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उदासीन। 13, आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का क्या परिभाषा था, कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद क्या करता है, घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। तो जब हम एसिटिक अम्ल को यानी CH3COOH को जब हम जल में घोल देते हैं तो हमें क्या होता है, इसमें से विद्युत का संचालन होने लगता है। जिस प्रकार जल में नमक को घोलने पर विद्युत का संचालन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है कब, जब जल के विलयन में उसको घोल देते हैं तब, यानी जलीय विलयन में। 15 नंबर, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन। तो जलीय विलयन में जो एसिटिक अम्ल होता है उसका आयनन जो होता है वो आंशिक रूप से होता है। किस रूप से होता है, आंशिक। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल जो है होता है वह जल में आंशिक रूप से ही घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है जी, नीला कर रहा है, यानी कि ये लाल को नीला कर रहा है, मतलब ये अम्ल की बात कर रहा है, नहीं सॉरी ये भस्म की बात कर रहा है। इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। यानी कि यहाँ पर भस्म है
और हमको इसमें मिलाना है अम्ल। क्या मिलाना है? अम्ल। चूँकि ये बोल रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, मतलब लाल को नीला कर रहा है, मतलब क्षार स्ट्रांग होगा, लेकिन फिर कह रहा है कि नीले को हमको लाल करवाना है। तो नीला को लाल करवाना है, लाल कौन करता है? अम्ल करता है। यानी हमें जो यहाँ पे अम्ल लेना पड़ेगा वो स्ट्रांग वाला लेना पड़ेगा, और भस्म जो है वो कमज़ोर रहेगा, यानी दुर्बल रहेगा, और अम्ल स्ट्रांग लेना पड़ेगा। यानी हमको अम्ल मिलाना पड़ेगा। इस विलेन में क्या मिलाना पड़ेगा? अम्ल मिलाना पड़ेगा, तभी जा करके हम नीले को क्या कर सकते हैं? लाल कर सकते हैं। तो अम्ल यहाँ से कौन है? तो अम्ल हमारा है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? देखिए हाइड्रोनियम आयन कौन होता है तो बता देते हैं कि कोई भी अम्ल होता है, उसको जब हम जल में अगर घोलते हैं तो वो क्या देता है? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और ये हाइड्रोजन आयन जो होता है वो पानी में अकेले नहीं रहता है, बल्कि ये भी क्या करता है? जल से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये 2 और 1 हो जाएगा 3, H3 और O, और यहाँ होता है पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो H3O पॉजिटिव यहाँ पर है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? यानी बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम बताए थे आप लोग को कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी जो खाने वाला सोडा होता है Na2HCO3, इसमें हम अगर टार्टेरिक अम्ल मिला देते हैं, क्या मिलाते हैं? टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हमें जो है ये प्राप्त हो जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा अवयव होगा वो क्या हो जाएगा? टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। और बताते चले आपको टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ठीक है, और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। और खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऐसा पढ़ा हुआ आप लोग जाके वीडियो में देख लीजिए। और बता देना चाहते हैं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए रोज़ा रखे हुए हैं फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। फास्टिंग में चल रहे हैं अभी हम लोग का, रमज़ान चल रहा है ना अभी। चलिए 19 नंबर, किसी बिलियन के pH का मान 4 है तो बिलियन है। देखिए हम बताए थे कि अगर किसी भी बिलियन का pH मान अगर 7 होता है तो वो क्या कहलाता है जी? उदासीन कहलाता है। और 7 से अगर नीचे चला जाता है तो वो हो जाता है अम्लीय, और 7 से अगर बढ़ने लगेगा pH मान तो हो जाएगा क्षारीय। तो यहाँ pH मान कितना है? 4 है, और 4 से ये कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आंसर अम्लीय। निम्नांकित में कौन बिलियन प्रबल अम्लीय होता है? तो देखिए प्रबल अम्लीय जो 7 के जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा, जो 7 से जितना ही ज़्यादा दूर रहेगा वो उतना ही प्रबल रहेगा, और जितना ही ज़्यादा कम रहेगा उतना ही प्रबल रहेगा, जितना ही ज़्यादा अधिक रहेगा वो उतना ही भस्मीय रहेगा। तो यहाँ पे कहता है कि प्रबल अम्लीय, मतलब हमको प्रबल अम्ल ढूंढना है। देखिए 4.5 है, यहाँ 14 है, यहाँ pH मान कितना? 0 दिया है, तो ये 0 है, तो हमारा आंसर को हो जाएगा, यही हो जाएगा 0। ठीक है, pH बराबर 0, क्योंकि जो जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा। 21 नंबर देखेंगे, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। याद रखिएगा हमेशा 7। जल का विलयन मान पूछता है कभी कभी, तो कितना होता है? 7, क्योंकि जल भी उदासीन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया H2O + HCl, यानी कि एक जल है और अम्ल में इसको मिला रहे हैं तो बना रहा है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है, तो जल का आचरण कैसा होगा? देखिए ये समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे जल का आचरण पूछा गया है, जल का आचरण पूछा गया है। तो यहाँ पर ऐसे देखिए, जल तो यहाँ पर अगर आचरण ऐसे देखें तो जल उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। लेकिन इस अभिक्रिया के माध्यम से पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए ये है अम्ल, और अगर किसी भी अम्ल होता है खट्टा सॉरी, अम्ल होता है खट्टा, और खट्टे चीज़ में अगर हम पानी मिलाते हैं तो आप बताइएगा कि वो अम्ल का खटैया उसका घटेगा कि बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात है पानी मिलाएंगे तो खट्टापन उसका कम होगा, और खट्टा कम कर रहे हैं, खट्टा को मारने का काम कर रहा है। तो खट्टा का दुश्मन कौन होता है? तो खट्टा का दुश्मन होता है इसका भस्म। कौन होता है? भस्म। यानी यहाँ पर जो जल है वो किसका आचरण कैसा होगा? तो भस्मीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भस्मीय। ऐसे जल है उदासीन, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है तो इसका आचरण कैसा हो जाएगा? भस्म के जैसा काम कर रहा है, खट्टा दूर करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 23 नंबर, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का pH निम्नांकित में क्या होगा? देखिए नीले को क्या कर रहा है जी? लाल कर रहा है। और लाल कौन करता है? बताए थे भी ट्रिक हमें आपको बताए थे, अनीला। तो अम्ल जो है नीला को क्या करता है? लाल करता है, और ये नीला ही लाल कर रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि वो अम्ल होगा, और अम्ल का मान 7 से pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम यहाँ कौन है? घ नंबर। 7 से कम 6 आंसर। 24, उत्फुलन लवण होते हैं। उत्फुलन लवण किसे कहते हैं? जिसमें पानी का अणु होता है, रवा का अणु होता है। जैसे हम बताए थे धोने वाला सोडा Na2CO3 × 10H2O, इसको ले लीजिए।
फिर आपको कॉपर सल्फेट ले लीजिए, तूतिया जिसको बोलते हैं, इंटू 5H2O। देखिए सब में जल का अणु है कि नहीं है, तो जहाँ जहाँ जल का अणु होता है उसी को बोलते हैं उत्फुल्लन लवण। क्या बोलते हैं? उत्फुल्लन लवण। और इसका गुण क्या होता है कि ये जल, इसको हम जलयोजित लवण भी बोलते हैं, और ये वायुमंडल में जाने के बाद अपने जल के अणु को क्या कर देता है? त्याग देता है। तो जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु को त्यागता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 25 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? अम्लीय वही होगा जिसका मान pH मान 7 से कम होगा। तो ये देखिए मानव रक्त का pH मान होता है 7.4, ठीक है। और चूना जल का जो pH मान होता है वो भी 7 से अधिक होता है, यानी 11.0, यानी 11 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंटासिड क्या होता है? देखिए एंटासिड मतलब एसिड का एंटी, यानी अम्ल का दुश्मन। और अम्ल का दुश्मन कौन होता है? भस्म होता है। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, अम्लीय पूछा तो भस्म, ये होगा नहीं। लाइम जूस, अच्छा लाइम जूस नहीं होगा, यहाँ पर लिख लीजिए लेमन। क्या लिख के इसको काट लीजिएगा? लेमन जूस। लेमन में नींबू का जूस कैसा होता है? खट्टा होता है। तो यही हमारा हो गया अम्लीय, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखेंगे। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? यानी आपको शक है कि अम्ल है और मिट्टी में अम्लीयता का मान आपको पता है कि मिट्टी का pH मान लगभग 7 के बराबर होना चाहिए, तभी उसमें फल फूल अच्छे से बढ़ेंगे। और घटता है तो भी अम्लता गुण आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और अम्ल को खत्म करना, तो अम्ल को खत्म करने के लिए हमको भस्म लाना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा भस्म प्रकृति का है? तो चाय का पत्ती, ये तो होगा नहीं। नमक, ये तो उदासीन होता, तो ये भी होगा नहीं। चीनी, ये होगा नहीं। तो बेकिंग पाउडर ही बचा ऑप्शन में, ठीक है। और बेकिंग पाउडर जो होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, भस्मीय होता है। सूत्र क्या होता है जिसका? Na2CO3, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये होता है, इसका बता देते हैं Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो है आपका भस्मीय होता है, क्षारीय होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर कहता है कि नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग अधिक उपयुक्त होगा? स्वाद खट्टा है, उसको खत्म करना है तो हमको क्षार लाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्षार का pH मान कितना होना चाहिए? जो क्षार का pH मान 8 से 7 से अधिक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर, कि जिस पदार्थ का pH मान 8 से अधिक होगा, यानी 8 से अधिक हो या 7 से अधिक हो, तो क्षारीय कहलाएगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहता है अम्ल जलीय विलयन में आयन प्रदान करता है। तो अम्ल जो है जलीय विलयन में कौन सा आयन प्रदान करता है? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तथा भस्म जो है OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है। ये आर्हेनियस साहब के अनुसार ही था, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे। हाइड्रोजन आयन जल के अणुओं के साथ जुड़कर कौन सा आयन का निर्माण करता है? तो हाइड्रोजन आयन जो है वो जल के अणुओं के साथ जुड़कर H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। चलिए 3 नंबर देखेंगे। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से क्या बनाए जाते हैं? तो अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से एक तो लवण बनता है और दूसरा क्या बनता है जी? जल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुले भस्म को हम क्षार कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल को हम सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए 6 नंबर। लवण हाइड्रोजन आयन को छोड़कर तथा OH नेगेटिव आयन को छोड़कर के बने होते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम कोई लवण बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जैसे HCl ले लेते हैं, और ये हो गया क्या हमारा? अम्ल हो गया। और ये ले लेते हैं कोई लवण यानी भस्म लेते हैं, कोई क्षार लेते हैं, इधर मिलकर रिएक्शन करेगा। तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, सब लोग जानते हैं। यहाँ क्या कहता है कि हाइड्रोजन आयन को छोड़कर, तो ये यानी H हाइड्रोजन आयन को छोड़कर तो क्या बचा? क्लोरीन बचा, जो नेगेटिव है, ऋणायन है। तो यहाँ पे क्या भरेगा? ऋणायन। और ऋणायन को ही हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। किस ऋणायन को ही बोलते हैं एनायन। और यहाँ आता कहता OH को छोड़ करता है, यहाँ नेगेटिव वाले को छोड़ देते OH को, तो बचा कुछ धन आयन। तो यहाँ पर हो जाएगा धनायन। क्या हो जाएगा? धनायन। और दोनों मिलकर क्या बनाता है? NaCl। और NaCl क्या? एक लवण है। तो यही हो जाएगा हमारा ऋणायन यानी एनायन को तथा धनायन। लवण जो है एनायन तथा धनायन का बना होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए शुद्ध जल विद्युत का क्या नहीं होता है? तो शुद्ध जल जो होता है वह विद्युत का सुचालक नहीं होता, यानी संचालन नहीं करते हैं। विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। विद्युत का संचालन यहाँ हो जाएगा संचालन। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन होता है कि नहीं होता है? तो देखिए होता है। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन अगर होगा तो वो संचालन करेगा, लेकिन कम मात्रा में करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल जो होता है यानी CH3COOH जो होता है वो दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल है वो पानी में घुलेगा तो बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, तो उससे लाइन कम पास होगा।
HCl के जलीय विलयन में विद्युत का संचालन हाँ होता है, और इसमें बहुत होगा यानी अधिक होगा। क्या होगा? अधिक, क्योंकि HCl जो है एक प्रबल अम्ल है और ये विद्युत का संचालन ज़्यादा मात्रा में करेगा। चलिए नेक्स्ट, वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। और वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन से विद्युत का संचालन नहीं होता है उसको बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य। तो यहाँ हो जाएगा, कर रहा है ना, संचालन करता है तो विद्युत अपघट्य। 11, वैसे पदार्थ जो जल में आयन नहीं देते हैं। जल में आयन नहीं देते हैं मतलब विद्युत का विद्युत का संचालन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे विद्युत अनअपघट्य। यहाँ पर हो जाएगा विद्युत अनअपघट्य। 12, वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। तो जो जल में पूर्णतः आयनित होता है, देखो पूर्ण रूप से आयनित हो गया मतलब वो क्या होगा? जब जल में अगर वो पूर्ण रूप से आयनित हो गया मतलब वो प्रबल भस्म हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर जाएगा प्रबल भस्म कहलाते हैं। तथा वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलेगा, आंशिक रूप से आयनित होता है मतलब ये दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल। तो यहाँ हो जाएगा प्रबल, यहाँ हो जाएगा दुर्बल। 13, शुद्ध जल का pH, शुद्ध जल का pH क्या होता है? तो शुद्ध जल का जो pH होता है वो क्या होता है? जल्दी बताइए, शुद्ध जल का जो pH होता है वो कैसा होता है? 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है? तो शुद्ध जल का जो pH होता है वो 7 ही रहेगा, यानी उदासीन होगा। तो शुद्ध जल का pH उदासीन होता है। तथा विलयन शुद्ध जल का जो pH होगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और तथा विलयन उदासीन होता है। जब pH 7 होगा तो विलयन क्या हो जाएगा? उदासीन होता है। और अम्लीय विलयन के pH मान क्या होता है जी? तो अम्लीय विलयन के pH 7 से कम होता है तथा भास्मिक विलयन के pH मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पे अधिक हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर, बेकिंग पाउडर किसके किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर बताते हैं, एक तो खाने वाला सोडा यानी NaHCO3, और इसमें मिला दीजिए आप जा करके टार्टेरिक अम्ल यानी जो इमली में पाया जाता है। ये दोनों मिल करके बनाता है बेकिंग पाउडर। चलिए 15, सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जब सक्रिय धातु, मान लीजिए कोई धातु है सोडियम है और ये अम्ल से इसको अभिक्रिया करा दिए, ठीक है, आगे प्लस पीछे माइनस, यहाँ प्लस, तो ये बना लेगा जा करके हमको NaCl, और साथ में क्या बनाएगा? तो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? ये मुक्त कर देगा। ठीक है, तो ये सक्रिय जो रहेगा वो क्या करेगा? अम्ल लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो यहाँ हो जाएगा लवण, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सोडियम बाईसल्फेट एक लवण है। देखिए सोडियम बाईसल्फेट कैसा लवण है तो आपको बताना है। तो देखिए हम बताए थे कि लवण पहचानने का आसान सा तरीका था कि कैसे पहचाने हैं कि ये अम्लीय है लवण की भस्मीय है कि साधारण है। तो अगर हम बोले थे कि बीच में H हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये अम्लीय लवण है। कैसे लवण है? जैसे कि यहाँ पर है सोडियम बाईसल्फेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोल सकते हैं या बाईसल्फेट बोल सकते हैं। ये हमारा अम्लीय लवण है क्योंकि बीच में क्या है जी? H है। या फिर उसी प्रकार से खाने वाला सोडा भी हो जाएगा, जैसे देखो NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ बीच में क्या H है तो ये कैसा लवण है? तो ये भी अम्लीय लवण है। अच्छा एक और बताए थे आपको, जैसे कि हो जाएगा MgOHCl, तो बीच में क्या है? OH है। तो बीच में जैसी OH आएगा तो ये हो जाएगा भस्मीय लवण। कैसा लवण? भस्मीय लवण। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा CaOHCl, तो ये भी कैसा लवण? बीच में क्या है? OH है, तो ये भी हो जाएगा भस्मीय लवण। एक होता साधारण लवण। जैसे साधारण लवण कैसे? ये जैसे कि NaCl, देखिए ना H है और ना ही OH है बीच में, कैसा लवण? साधारण लवण। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, ना तो H है ना ही OH है, तो कैसा लवण? साधारण लवण हो जाएगा, है ना। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, किसी में HOH नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग साधारण लवण, अम्लीय लवण और भस्मीय लवण तीनों पहचान लीजिएगा। बीच में OH रहेगा तो भस्मीय लवण, बीच में H रहेगा तो अम्लीय लवण, और ना H रहेगा ना OH रहेगा तो साधारण लवण। ठीक है, चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही गलत करना है। एल्कोहल जल में घुलकर आयन नहीं देते हैं, तो बिल्कुल ना तो एल्कोहल, आई देखो अम्ल जो है, अम्ल घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, भस्म OH देता है, और ये एल्कोहल जल में घुलता है तो कोई भी आयन नहीं देता। तो ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। दूसरा, फास्फोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, तो नहीं, ये गलत है। फास्फोरिक अम्ल प्रबल नहीं, HPO3 इसका हो जाएगा, HPO3, है ना। प्रबल अम्ल जो तीन ही होता है, HCl,
H2SO4 और HNO3, बस यही याद रखना तीन को। एंटासिड मूलतः अम्लीय होता है तो नहीं, एंटासिड मतलब एसिड का दुश्मन। एसिड का दुश्मन कौन होता है? क्षारीय होता है, भस्मीय होता है, ये बोलता है अम्लीय होता है। तो एंटासिड भस्मीय होता है, भस्मीय होता है, भस्मीय होता है, तो यहाँ पर ये गलत बोल रहा है, यानी भी गलत। 4, गृह निर्मित सूचक अस्थायी होते हैं। हाँ तो सही बात है, गृह निर्मित सूचक अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए लाल गोभी का पत्ता हो गया, हल्दी हो गया, ये सब हमेशा के लिए थोड़ा होता है, ये सब अस्थायी होता है, ठीक है। शुद्ध जल एवं शुष्क HCl गैस शुष्क नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। देखो शुद्ध है और शुष्क है, तो शुष्क रहेगा तो ये कभी भी नीला को लाल नहीं करेगा। इसको करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भिंगाना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप लोग होली खेलते हैं तो सूखा रंग रहता है, तो सूखा रंग को अगर कागज़ पर रख देंगे तो क्या वो भिंगाएगा? उसको रंग लगेगा उस पर? तो नहीं लगेगा। लेकिन जब उसमें पानी डाल देंगे तो उसका रंग उसमें लग जाएगा ना। उसी प्रकार से ये शुष्क है, मतलब सूखा, शुष्क मतलब सूखा हुआ। तो सूखा हुआ HCl, अगर कभी भी सूखा हुआ HCl को हम इस पर नीले लिटमस पर उसको डालेंगे तो वो कभी भी उसको लाल नहीं करेगा। मतलब इसमें पानी का विलयन, इसको भिंगाना बहुत जरूरी है। जब से ही भींगेगा तो ये क्या करेगा? उसको लाल कर देगा। तो ये बोल रहा है शुद्ध है शुष्क, तो ये गलत बोल रहा है, यानी ये नहीं होगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अनुपस्थिति बोला है मतलब जल नहीं रहेगा, और जल रहबे नहीं करेगा तो अम्ल, जाहिर सी बात है कि जल को जब घुलबे नहीं करेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा। हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि विद्युत को सुचालक नहीं करेगा। तो क्या कहता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल विद्युत के सुचालक होता है। नहीं, गलत, सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होता है। विशुद्ध अम्ल में आयन नहीं पाया जाता। विशुद्ध का मतलब शुद्ध, विशुद्ध का मतलब शुद्ध, और अभी इधर बता रहे थे शुद्ध। जब शुद्ध अम्ल है यानी कि जब तो अम्ल है तो इसमें आयन सही में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जब तक इसको हम विलयन में नहीं डालेंगे, जल में नहीं डालेंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो टूटेगा तभी ना हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन टूटबे नहीं करेगा तो आयन कहाँ से देगा? तो विशुद्ध है मतलब शुद्ध है, तो विशुद्ध अम्ल में आयन नहीं पाए जाते हैं, ये सही कर रहा है। 8, तनु H2SO4 बनाने के लिए सांद्र H2SO4 में जल को मिलाया जाता है। कभी नहीं मिलाया जाता है, याद रखिएगा। H2SO4 में कभी भी जल नहीं मिलाते हैं, बल्कि हमेशा हम पानी हमेशा लेते हैं पानी, और पानी में अम्ल को लेंगे और थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पानी में डालेंगे, ठीक है ना। कभी भी हम H2SO4 में पानी को नहीं डालेंगे, इस बात का याद रखिएगा। तो ये बोल रहा है गलत कि H2SO4 बनाने के लिए सांद्र H2SO4 में जल को मिलाते हैं, नहीं, बल्कि जल में H2SO4 को मिलाते हैं। बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है, एकदम सही बोल रहा है। बोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अभी बता रहे हैं कि अम्ल 3 ही का स्ट्रॉन्ग है, HCl, H2SO4, उसके बाद HNO3, बाकी कोई बोल दे आँख मूंद के मारिएगा दुर्बल अम्ल। 10 नंबर, एसेटिक अम्ल की शक्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना के कई गुना अधिक होती है। एसेटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। यही कहता है कि एसेटिक अम्ल इससे दुर्बल मजबूत है, कमजोर का कहीं ना बरियर का से बरियार होगा, नहीं होगा ना, तो ये गलत बोल रहा है। ये प्रबल है, ये दुर्बल है, इसी को बोल रहा है कि बरियार है, नहीं तो उल्टा बोल रहा है। ये कहता है कि हाइड्रोलिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में कई गुना अधिक है, तो ये सही हो जाता। उदासीन विलयन का pH मान 0 होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 0 नहीं होता, बल्कि कितना होता है जी? 7, ये भी गलत। pH मान 1 उच्च अम्लीयता को दर्शाता होता है, बिल्कुल 7 से जितना ही कम रहेगा उतना ही pH मान उतना ही वो अम्लीय रहेगा, तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड सामान्य लवण है। तो देखिए सामान्य लवण के बारे में बता दें, कुछ होता है जी NaCl, KCl, कैल्शियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट, ये सब कैसा लवण है? ये सब सामान्य लवण है। और बताते हैं कि बीच में H रहेगा तो हो जाएगा अम्लीय लवण, बीच में H रहेगा तो हो जाएगा अम्लीय लवण, और बीच में OH रहेगा तो होगा भस्मीय लवण। लेकिन ना तो इधर H है ना ही OH है, तो कैसा लवण है? ये सामान्य लवण है। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे भी H लगा, तो ये H नहीं है, ये अमोनिया है, NH4। क्या है? अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, इसलिए ये कैसा लवण है? ये सामान्य लवण है, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है। सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन उदासीन होता, तो नहीं, सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन उदासीन नहीं होता, बल्कि क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो ये हो गया हमारा क्या बोल रहा है? सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन उदासीन होता है, हाँ क्षारीय होता है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। इनो लवण सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल का मिश्रण, एकदम सही बात है। जब हम सोडियम कार्बोनेट यानी NaH और CO3 में जब हम सिट्रिक अम्ल मिला देते हैं, है ना, इसको मिला देते हैं तो हमारा बनता है क्या? इनो लवण बन जाता है, सही बोला। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आग्नेय सामग्री के यंत्र में किया जाता है, तो हाँ बिल्कुल, इसमें जब हम अगर H2SO4 मिलाएंगे, H2SO4 यानी खाने वाला सोडा में H2SO4 मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस बनाता है, और ये निकलता है जो आग को क्या करता है? बुझा देता है। चलिए, जल का अस्थायी खरापन दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, तो हाँ सही बात है, धोबिया सोडा है, अस्थायी खरापन दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो लोग
वीडियो नहीं देखे हैं मेरे, जाकर उस चैनल पर वीडियो देखें, इस अपलोड किया गया और काफ़ी अच्छे से और आसान भाषा में समझाया गया है। नमक एक जलयोजित लवण है, बिल्कुल नहीं, नमक जलयोजित लवण नहीं है, क्योंकि देखिए जलयोजित नमक का मतलब होता है जैसे देखिए कॉपर सल्फेट सी तुतिया जिसको बोलते हैं, इसमें होता है 5H2O, तो इसमें जल का अणु आया तो ये हो गया जलयोजित लवण। जैसे देख NO2CO3 × 10H2O, इसमें भी जल का लवण है तो हाँ, जल का अणु है तो इसको बोलेंगे जल योजित लवण। लेकिन नमक का सिंपल सूत्र होता है क्या, NaCl, बस सोडियम क्लोराइड, कहाँ जल का अणु नहीं ना है, तो ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए पहला सवाल है अति लघुत्तरीय प्रश्न का, 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। पहले समझिए कि खनिज अम्ल हम किसे कहते हैं। तो खनिज अम्ल कहता है वैसा अम्ल जिसमें कार्बनिक आयन उपस्थित नहीं हो, अर्थात मेरा कहने का मतलब है जी कि वैसा अम्ल जिसमें कार्बन नहीं हो तो हम उसको कैसा लवण बोलेंगे, खनिज लवण बोलेंगे। जैसे देख लीजिए, आप लिख लीजिए HCl H2SO4 HNO3। देखिए ये तीनों में कहीं पर तुमको कार्बन दिखाई दे रहा है, अब इसको सी में कार्बन, Cl है, क्लोरीन है, ठीक है ना, ये तीनों में कार्बन नहीं है तो ये कैसा हो गया, खनिज अम्ल, यानी खनिज अम्ल हो गया। और ये तीनों प्रबल अम्ल भी है, याद रखिएगा। एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखे, कार्बनिक अम्ल बोले तो जिसमें कार्बन उपस्थित हो, यानी कि वैसा अम्ल है ना, वैसा अम्ल जिसमें कार्बनिक आयन उपस्थित हो, अर्थात कार्बन उपस्थित हो, उसे बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। यानी कि लिख दीजिएगा HCO3, देखिए इसमें C उपस्थित है तो ये हमारा हो गया कार्बनिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। बैटरी अम्ल क्या है, तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बोलते हैं बैटरी अम्ल। 5 उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 6 नंबर, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण दे। देखो सामान्य लवण जो हम लोग खाते हैं घर में जी, NaCl एगो हो गया। अच्छा एक और देना चाहते लीजिए, पोटासियम क्लोराइड KCl, ठीक है, ये हो गया हमारा साधारण लवण यानी सामान्य लवण। अम्लीय लवण क्या होता है, जिसके बीच में H आना चाहिए, क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। जैसे देखिए NaHCO3 खाए होने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा कैसा है, ये भी हमारा अम्लीय लवण हो गया। कैसा लवण हो गया, अम्लीय लवण हो गया। उसके बाद हम लिख लेंगे Na2HSO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, ये हमारा कैसा लवण है, बीच में देखो H आ रहा तो हो गया अम्लीय लवण का उदाहरण। भास्मिक लवण कैसे दे सकते हैं, दे दीजिए MgOHCl, मैग्नीशियम MgOHCl, फिर CaOHCl, बीच में OH आ रहा है, तो कैसा हो गया, भास्मिक लवण। यहाँ एक एक पूछा था, हम आपको दो बता दिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर, CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक होता है। तो देखिए C क्या है जी, तो C है अधातु, और अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा अम्लीय। 8 नंबर, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो देखो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, इसको हम किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलता है, तो आप हमेशा याद हम आपको बताए होंगे कि कभी भी कोई भी अम्ल जो होता है वह धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अगर अभिक्रिया करता है तो वो हमेशा CO2 गैस निकालता है। कौन सा गैस निकालता है, CO2 गैस। क्योंकि बनाता क्या है, ये बनाता है लवण और जल बनाता है और साथ में CO2 गैस निकालता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा CO2 गैस निकालता है, ठीक है। 9 नंबर, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो पहले समझिए कि अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा वो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। कैसा होता है जी, अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, अर्थात जब ये अम्लीय है तो ये क्या करेगा, ये नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा जी, लाल करेगा। तो बस हमारा आंसर हो गया, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देता है। चलिए 10 नंबर, गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचकों के नाम बताएं, मतलब जो घर में हम लोग बनाते हैं, है ना, जो हम लोग घर में बनाते हैं। तो घर बनाने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ हल्दी बता दीजिए, हल्दी हो गया, लाल गोभी का पत्ता हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। 2 रंगीन
सूचक पदार्थों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम है, यानी कि सक्षम रहेगा। तो सूचक बताना, तो सूचक ले लीजिएगा रंगीन, तो हल्दी भी रंगीन होता है, लाल पत्ता गोभी, लाल गोभी का पत्ता ये भी हमारा रंगीन होता है, कलरफुल होता है। एक होता है पिटूनिया का फूल, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होता है? ऐसा कौन सा क्षार का लवण है जिसमें धात्विक आयन नहीं होता है, धातु का कोई भी आयन नहीं होता है? तो NH4OH, इसको याद रखिएगा कि किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं, मतलब कि धातु का कोई भी इसमें आयन नहीं होता है। जैसे देखो ये हमारा इसमें कोई भी धात्विक आयन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये पीछे OH लगा देखिए, धात्विक आयन नहीं होता, ठीक है ना। चलिए तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी धातु है, कोई भी धातु नहीं, तो धात्विक आयन नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा क्षार का ऑप्शन हो गया, सब अधातु इसमें है। 13 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें, तो करिए पूरा। जस्ता आगे प्लस पीछे माइनस, ये जस्ता इसको हटाएगा मार के हाइड्रोजन को, ठीक है, ये चला जाएगा तो बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, और साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है, रिलीज होगा। फिर ये है FeCl2 है, तो ये बनाइए, ए बना लेगा FeCl2 है ना, आगे प्लस पीछे माइनस, अब ये यहाँ पे चला जाएगा तो FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? pH मान 3 होता कैसा होगा? अम्लीय होगा, कैसा होगा जी? अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। 15, pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा? जो बोले जितना ही ज़्यादा कम उतना ही ज़्यादा अम्लीय था, तो ये हमारा 2 का जो है ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे? pH मान 8 वाला जो विलयन होगा वो जल से अधिक भास्मिक होगा। तो समझिएगा ध्यान से, जाहिर सी बात है कि 7 उदासीन होता है और 8 उससे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि भास्मिक होगा, तो ये सही बात है, हाँ होगा। निम्नलिखित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनें। इसमें कौन अम्ल है, कौन भास्म वाला लवण है और कौन उदासीन है? तो देखिए जिसमें ना H हो बीच में और ना ही बीच में OH हो तो उसको बोलेंगे उदासीन। तो ना इसमें H है ना ही OH हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उदासीन। अभी देखो इसमें और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे देखो KCl, ठीक है, बता चुके हैं, अभी कई बार बता चुके हैं पहले भी। चलिए यहाँ पे देखो बीच में कोई है H है, तो बीच में H है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। बीच में OH है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भास्मीय लवण होगा। और एग्जाम्पल लेंगे तो लीजिए CaOH और Cl, कैल्शियम है ना, CaOH Cl। चलिए 18 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करें। तो ये है जस्ता और ये है सोडियम, ये है जस्ता है सोडियम, तो क्या ये अभिक्रिया होगा? तो देखिए ये है सोडियम है जस्ता, सोडियम का अभिक्रियाशीलता जस्ता से ज़्यादा होता है, तो ये जस्ता इसको हटा ही नहीं पाएगा, तो अभिक्रिया यहाँ होगा ही नहीं, अभिक्रिया नहीं होगा। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करेगा, सोडियम यहाँ चला जाएगा और कॉपर इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मिल करके दोनों आखिर क्या बनाएगा, तो ये बना लेगा सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2 और SO4 प्लस, ये कॉपर चला जाएगा किसके पास, OH के पास, ये बना देगा CuOH का होल 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है? क्या बोला है कि जस्ता लिया है, क्या लिया है, जस्ता, ठीक है ना, ये है जस्ता, और यहाँ पर लिया है तनु HCl, क्या लिया है, HCl। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा तत्व धातु विस्थापित होता है, तो ये है जस्ता, ये है हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये बना लेगा ZnCl और साथ में बन जाएगा H2। तो यहाँ पर बताइए कौन सा तत्व जो है विस्थापित हो गया, तो यहाँ से देखिए अम्ल से यहाँ पे हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 20 नंबर देखिए, एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के असर को बताने में सक्षम है। तो बहुत सारा बताएं, लिख लीजिएगा, सबसे अच्छा लिखिएगा आप आंसर में लिटमस पत्र, ऐसे फिनलफथलेन का गोली भी होता है, हल्दी भी होता है और अन्य भी, लाल पत्ता गोभी सब भी है, लेकिन आप लिखिएगा लिटमस पत्र, ठीक है। 21, प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है, इसके जलीय विलयन में फिनोल्फैथलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलयन किस प्रकृति का, तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। कैसा, क्षार है वो, क्या है, क्षार, क्योंकि हम जानते हैं कि फिनोल्फैथलीन की गोली को अगर हम क्षार में डालते हैं तो उसका रंग गुलाबी करता है, और जब इसी को हम अम्ल में डालेंगे तो वो रंगहीन करता है। कैसा हो जाएगा, पानी के जैसा कोई रंग नहीं होता, तो पानी के जैसा रंगहीन हो जाएगा। 22 नंबर, रवाकरण जल की अवस्था में बासिंग सोडा एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखें। रवाकरण जल की अवस्था में तो लिख दीजिएगा बासिंग सोडा यानी कि धोबिया सोडा, तो क्या हो जाता है जी, सोडियम Na2
सोडियम कार्बोनेट इंटू कितना अणु हो जाएगा जल का, 10 अणु हो जाएगा। और तूतिया यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट, ये हो गया तूतिया का। ये रवाकरण ने बोला था, मतलब जल के साथ में, रवाकरण का मतलब जल के अणु के साथ में लिखिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं, यानी कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट है ना Na2CO3 और इसको में क्या मिला रहा है H2SO4, ये दोनों क्या करेगा अभी जा करके, अभी उसमें जा करके अभिक्रिया करेगा। यानी अभिक्रिया के बाद आखिर देखिएगा ये क्या बनाता है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी अगर अम्ल है वह किसी भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर वो अभिक्रिया करता है तो वो अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनाता है, तो वो बनाता है लवण, जल और CO2 बनाता है, लवण, जल, CO2। तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा लवण और जल बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। चलिए 24 नंबर, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाइएगा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाइएगा तो हमको क्या देखने का मिलेगा, तो उसका जैसे ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगा मतलब pH मान घटेगा, क्योंकि देखो जितने कम pH मान उतने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा निकलता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा रहे हैं मतलब pH मान में कमी कर रहे हैं, और pH मान में कमी हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रबलता जो है वो बढ़ेगा। यानी कि जो पहले मान लो जितना कम था तो वो और थोड़ा क्या हो जाए, प्रबलता उसका बढ़ जाए। यानी कि हम इस पर लिखेंगे यही कि pH मान घटेगा लेकिन प्रबलता बढ़ेगा। चलिए आंसर हो गया 25 नंबर, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं, तो उत्फूलन बताए थे, उत्फूलन लवण को क्या बोलते हैं, उत्फूलन लवण। उत्फूलन लवण लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, आप लोग सुन के लिखिए। 26, पौधों के संतोषजनक, समझ में आ गया ना, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले को कहते हैं उत्फूलन लवण। उत्फूलन लवण किसको बोलते हैं, जिसके अभी बता सारे सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, यहाँ बता के रखें, कॉपर तूतिया वाला बताया, ठीक है, ऐसा बताया है, यानी जल के अणु साथ में आता है तो उसको बोलते हैं उत्फूलन लवण। पौधे के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के pH मान कितना होना चाहिए, तो 7, यानी 7 के लगभग में जो है मिट्टी का जो pH मान होना चाहिए। वैसे तो हम देखा जाए तो तुम्हारा 5.5 तक भी चलता है, ठीक है, लेकिन 7 के आसपास भी ठीक रहता है, ठीक है। चलिए 2 सूचक का नाम लिखे, कोई भी 2 सूचक का नाम लिखो, बहुत सारा बता कर रखे हुए, लिटमस पत्र लिख देना, फिनाइलफ्थैलीन की गोली लिख देना, ठीक ना। और साथ में बताते कि जो अंधा व्यक्ति होता है तो अंधा के लिए क्या था, तो अंधा के लिए बताते हैं ऑल फैक्ट्री, जिसमें क्या बताते हैं कि प्याज उसका गंध में परिवर्तन हो जाता है। एक लौंग का तेल जिसको लवंग का तेल बोल रहे थे, एक इत्र बताए थे, वेनिला इत्र बताए थे, वो अंधे व्यक्ति के लिए था, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिएगा, किसी का भी इतना सारा बता चुके हैं। ऐसे वीडियो में सारा चीज़ डिटेल में समझा है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और हमारे वीडियो को प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आप लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग का थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 28 नंबर, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन नमक बनाया जाता है, तो साधारण नमक होता है NaCl, और इसमें हम बताए थे कि 2 चीज़ मिला सकते हैं, एक तो बना सकते हैं Ki यानी पोटासियम आयोडाइड, या साथ में मिला दीजिए KiO3, ये दोनों में से कोई भी एक हम मिला करके हम इसको आयोडीन युक्त नमक बना सकते हैं। चलिए एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखें, प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखना तो लिख दीजिएगा CaCl2। और ये कैसा होता है, ये जो होता है, ये जो प्रस्वेद लवण होता है ये कैसा होता है, ये अनाद्र होता है। क्या होता है, अनाद्र होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए अम्ल जल में क्या प्रदान करता है, जब भी हम अम्ल को जल के अंदर घोलेंगे तो हमें क्या प्रदान करेगा जी, आप लोग अच्छे से जानते हो, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए पहला, निम्नलिखित में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, सब अम्ल का नाम बताना है। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली में टार्टेरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, खट्टा दूध या दूध में यानी दही या दूध में क्या पाते हैं, लैक्टिक अम्ल। दूसरा, निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखें, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, फास्फोरिक अम्ल HPO3, कार्बोनिक अम्ल HCO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या होता है जब पहला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से करवा रहे हैं, कि मान लीजिए हम Zn ले लिए, ठीक है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, दोनों मिलकर क्या बना देगा, ये बना देगा जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा,
मुक्त करेगा। तो कुछ नहीं करना, बस इसको क्या कर देना, लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप, यहाँ पर लिखना होगा आपको कि जब तनु अम्ल जस्ता से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बस इतना ही आंसर लिखना आप लोग को। दूसरा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होता है तो क्या होता है, तो ले लीजिएगा मैग्नीशियम और ले लीजिएगा तनु HCl ले लीजिएगा, अभिक्रिया करा देगा तो लिखिएगा कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होता है तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। लिख दीजिएगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब एल्युमिनियम के साथ होता है तो क्या होता है, तो लिखिए कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होता है तो Al2SO4 के होल 3 और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। चौथा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होगा तो लिखिए कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से करवाते हैं तो बनता है FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बनेगा। बस यही आपको लिख देना, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है। चलिए 4 नंबर कहता है 4 नंबर, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। यहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है, बेसिकली दुर्बल का परिभाषा देना। तो लिख दीजिएगा कि दुर्बल शब्द का तात्पर्य यह है कि वैसा अम्ल या भस्म जो दुर्बल है, ठीक है, वह जल में आंशिक रूप से घुलकर काफ़ी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन या OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है। बस इतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद बताएं। तो देखिए, प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल में भेद बहुत सारा बता चुके हैं वीडियो में, आप लोग प्लीज़ वीडियो को जाकर देखिए। प्रबल अम्ल क्या करता है, वो जल में घुलने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में, पहले तो उसका परिभाषा लिख दीजिएगा। प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर काफ़ी अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और सांद्र अम्ल का मतलब कि जिसमें क्या हो जाएगा, अम्ल कम होगा, सांद्र अम्ल का मतलब क्या होता है, देख, प्रबल अम्ल और सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का परिभाषा एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। सांद्र का मतलब हो गया कि इसमें पानी की अपेक्षा अम्ल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो कहेंगे वैसा अम्ल जिसमें पानी की अपेक्षा अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसे बोलते हैं सांद्र अम्ल, ठीक है। दूसरा, प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में भेद बताएं। प्रबल भस्म यानी वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर बहुत ज़्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है, उसे बोलते हैं प्रबल भस्म। और वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर बहुत कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है, उसे बोलते हैं दुर्बल भस्म, ठीक है। 6 नंबर, कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड तथा हाइड्रा ऑक्साइड उदासीनीकरण से भिन्न कैसे है। यानी कार्बोनेट का जो उदासीनीकरण है वो हाइड्रा ऑक्साइड के उदासीनीकरण से भिन्न कैसे है, तो लिख दीजिएगा कि कार्बोनेट का उदासीनीकरण ऑक्साइड अम्लीय लवण होता है। कैसा लवण होता है, अम्लीय लवण होता है। जबकि हाइड्रा ऑक्साइड का उदासीनीकरण ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय या भास्मिक लवण होता है। बस इतना ही लिखना है। 7 नंबर, pH प्रतीक में P तथा H का क्या संकेत है। P फॉर पावर, H फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH स्केल क्या सूचित करता है, तो pH स्केल क्या सूचित करता है, तो pH स्केल जो है वो आपको बताता है कि कोई अम्ल है या भस्म है, ठीक है। 8 नंबर, 5 बिलियन ABCDE को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर बिलियनों को pH क्रमशः 3, 1, 12, 7, 9 पाए गए। इनमें से कौन बिलियन है, उदासीन कौन होगा, तो जो 7 रहेगा वो उदासीन होगा। प्रबल क्षारीय कौन है, जो 7 से जितना ज़्यादा दूर रहेगा वो प्रबल रहेगा। सबसे ज़्यादा दूर कौन है, 12 है, तो हमारा ये प्रबल क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट, आपको दिखा नहीं, ये देख लीजिए, फिर से बता देते हैं। ये 7 है तो ये उदासीन हो जाएगा, और प्रबल से जो जितना ज़्यादा दूर होता है, तो 12 ज़्यादा दूर है 7 से, तो ये हो जाएगा 12 प्रबल क्षारीय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। चलिए, मैंने सुविधा के लिए यहाँ पर pH मान पीछे से लिख लिया है ताकि पेज ना पलटना पड़े, ठीक है। चलिए, अब तीसरा बोलता है प्रबल अम्लीय कौन है, जो जितना ही कम रहेगा। तो एक देखो ना ध्यान से, इसमें सबसे कम कौन है, जो सबसे कम वो प्रबल अम्लीय, तो 1 हो जाएगा। दुर्बल अम्लीय कौन है, दुर्बल अम्लीय मतलब जो 7 के काफ़ी नज़दीक हो, 7 के काफ़ी नज़दीक कौन है, 9 है, तो ये होगा दुर्बल अम्लीय। दुर्बल क्षारीय कौन है, दुर्बल अम्लीय
सॉरी, दुर्बल अम्लीय यहाँ पे ये 9 नहीं होगा, दुर्बल अम्लीय यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर, यहाँ के आधार पर 3 हो जाएगा और दुर्बल क्षारीय हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए 9, 3 अम्लीय विलयन दिया हो एक्स बाई जेड, इसका पीएच मान दे ले 0, 3 और 5। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा अम्लीय होगा हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा, तो 0 कौन हो जाएगा हमारा? 0 में सर्वाधिक होगा हाइड्रोजन आयन। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा? तो जो सबसे कम होगा, जो दुर्बल भस्म होगा, दुर्बल अम्ल होगा, तो ये 5, तो 5 में क्या हो जाएगा? 5 में सबसे कम होगा, ठीक है। 9, 10, अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए, ये सही बात है। और किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता? जाहिर सी बात है, देखो जानते हैं चूना क्या है जी? चूना क्षारीय है, चूना क्षारीय है। अक्षार का यूज किस लिए करते हैं? अम्ल को पीटने के लिए, अम्ल को दूर करने के लिए। यानी मिट्टी में जब अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है तो उसको चूना मिलाते हैं, उसको दूर करने के लिए। यानी यहाँ पर लिखा है कि अम्लीयता को दूर करने के लिए। चलिए 11 नंबर, अम्ल पीत का पीएच मान 1 से 3 के बीच होता है, तो बताइए कि अम्ल पीत अम्लीय है या क्षारीय है? तो पहले चीज़ की अम्ल पीत अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो अम्ल पीत जो होगा वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल पीत में, अम्ल में क्या होता है? HCl होता है। HCl क्या है? अम्लीय होता है। HCl का ही गुण उसमें मिल जाता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाता है। तो यह आंसर हो जाएगा अम्लीय। दूसरा, अम्ल पीत का पीएच मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? तो HCl के कारण, याद रखिएगा, HCl के कारण। 12, अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करना है? आपको समझा देना है। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि खाने वाला सोडा होता है NaHCO3, और इसमें हम मिलाते हैं H2SO4 जो शीशी के अंदर बन रहता है, और उसको पटकते हैं उल्टा करके, तो शीशी फूट जाता है और ये दोनों क्या हो जाता है? मिलकर अभिक्रिया करने लगता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप बना लेता है, चूँकि जानते हैं आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। ये सोडियम यहाँ उठ के चल जाएगा तो बना लेगा Na2SO4, बनाएगा सोडियम सल्फेट, और साथ में कुछ जल बनेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस बनेगा, जिसको बाहर निकालते हैं आग बुझाने के लिए पाइप के द्वारा जो बाहर निकलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही आपको लिख देना, ठीक है। अभिक्रिया बोला तो इसे आपको क्या करना है? सिर्फ लिख देना है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, उत्फूलन से आप क्या समझते हैं और उत्फूलन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम लिखें और एक अभिक्रिया देकर इसे समझाएं भी। सबसे पहले आपको उत्फूलन का परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो उत्फूलन की परिभाषा लिख दीजिएगा कि वैसा लवण जिसमें जल का अणु पाया जाता है एवं वायु में खुला छोड़ने पर जल के अणु को त्याग देता है, उसे उत्फूलन लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा दे दीजिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी धोबिया सोडा है। कॉपर दे दीजिएगा CuSO4 इंटू 5H2O। जिप्सम का सूत्र दे सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। ये सब कैसा है जी? ये सब उत्फूलन लवण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ चलेंगे। किसी विलयन में H आयन की सांद्रता 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 है, तो pH मान ज्ञात करें और विलयन की प्रकृति भी बताएं। मैंने pH मान निकालने के लिए आपको एक सूत्र दिया होगा, आपको याद होगा, -log, इसको बोलते हैं लघुगणक H प्लस, ऐसे करके लिखाता है। तो जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे, मेरे वीडियो देखे होंगे, ये इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। तो ये आप लोग के लिए HW के तौर पर मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और जा करके देखिए, है ना, ये pH का परिभाषा भी यहीं से निकाल के दिया था आप लोग को, और ये आप आराम से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला बैठाइएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की जगह पे लिख लीजिएगा 10 के पावर -5, और ये आप कर सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा। आपको लेकर छोड़ रहे हैं, ठीक है। 10, यौगिक के संबंध उनके उपयोग से स्थापित करें। वीडियो जाकर देख लीजिए, 14 नंबर आराम से बन जाएगा आपको। यौगिक के संबंध उनके उपयोग से स्थापित करें। देखिए सोडियम कार्बोनेट जो खाने वाला सोडा है, इसी से हम क्या बनाते थे? बेकिंग पाउडर बनाते निर्माण करते हैं। सोडियम कार्बोनेट धोबिया सोडा हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम इसको सांचा उचा बनाने का काम करते हैं, मूर्ति उर्ति का निर्माण करते हैं, प्लास्टर वास्टर करने में काम करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो धोबिया सोडा, जिसको कपड़ा साफ करने का काम करते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट में जब हम मिलाते थे क्या, टार्टरिक अम्ल, तो बनता था बेकिंग पाउडर। तो ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर एंड इसका लघुत्तरीय का लास्ट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखें। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करेंगे जी? गर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए NaHCO3, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये छटपटा के टूटेगा, और टूट के क्या बनाएगा? ये बना देता है Na2
CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में बनाता है CO2 और बनाता है जल। क्या बनाता है? जल। तो बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखें। तो लिख दीजिएगा कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट CO2 एवं जल प्राप्त होता है। दूसरा, उपर्युक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण को लिखें। इपरे जो अभिक्रिया जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये जो अभिक्रिया, ये पूरा खाली अभिक्रिया आप यहाँ 2 नंबर में आप लिख दीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आपको हम इसमें दीर्घ उत्तरीय नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है और क्वेश्चन भी बहुत सारा है। वैसे आप इसको देख लीजिए और हमारे वीडियो को देखिए। आप वीडियो देखिएगा तो इसमें से आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक रखते हैं यहीं तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। आप लोग वीडियो देख लीजिए, आप लोग बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।